नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। लॉकअप जो कि एमएक्स प्लेयर पे आता है और हमने देखा है कि जब से ये सीजन शुरू हुआ है तब से केवी और मुनव्वर जिस टीम में रहते हैं, जब तक वो टीम ऑरेंज में थे तब तक टीम ऑरेंज जीतती रही, जब से वो टीम ब्लू में आ गए तब से टीम ब्लू जीतती रही। मतलब इन दोनों का अंदाज ऐसा था कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। अमिताभ बच्चन का एक और डायलॉग है अग्निपथ पिक्चर के अंदर की, दिनकर राव, हे दिनकर राव, टोपी संभाल, हाँ हवा तेज चलता है, टोपी उड़ जाएगा। हवा तेज चलने लग गई है और टोपी उड़ने लग गई है मुनव्वर और केवी की। एंड जिस तरीके से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये जो केवी और मुनव्वर हैं जो कि जीत के रथ पर ये लोग सवार रहा करते थे, कल इनके गुर्दे जल गए जब इन्हें पहली बार एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। और वो ऑरेंज टीम जो कि पायल की लीडरशिप में एकदम छिन्न भिन्न बिखरी दिखाई देती थी, मंदाना करीमी ने आते से ही इस छिन्न भिन्न तितर बितर हुई टीम को एकता के सूत्र में बांधा। और कल जिस तरीके से इस टीम ने परफॉर्मेंस दी है वो माइंड ब्लोइंग है। और यहां पर एक चीज और निकल के आई है कि आपके बड़े बड़े बोल नहीं, आपका एक्शन, आपके काम साबित करते हैं कि आप कितने पानी में हैं। जहां पर बड़ बोला शिवम द शर्मा एक नंबर का लूजर साबित हुआ है और वो अली मर्चेंट जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, जिसको कंगना रनावत भी ऑलरेडी चार्जशीट में नॉमिनेट करके चली गई कि तुम फुस्सी बम हो। ऑल्दो इसने अली ने इस एपिसोड में अगेन वो सारा के आगे पीछे घूमने वाली और फ्लर्ट करने वाली और वापस से अपनी कंट्रोवर्सी की जो राख ठंडी हो चुकी है उसमें चिंगारी लगाने की कोशिश की। लेकिन ये जो अत्याचारी अरीना था वहां पर अली मर्चेंट ने क्या गेम खेला, मतलब जो थ्रो किए हैं उसने माइंड ब्लोइंग थ्रो किए हैं। एंड ये टीम ब्लू जो कि अब तक जीतती चली आ रही थी, देखिए जब आप जीतते हैं तब आप कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, आपको आपकी कमियां दिखाई नहीं देती, लेकिन एक हार से ही ये लोग बिलबिला उठे हैं और इनकी टीम के अंदर दरारें खुलने लग गई हैं। शिवम अपनी अलग चलाना चाहता है, अंजलि कुछ करे ना करे तब भी उसको कोई कुछ नहीं बोलता है और शिवम अगर एक ब्लंडर करता है तो उसके ऊपर सब चढ़ पड़ते हैं। शिवम मुनव्वर का आर्ग्यूमेंट और शिवम का बीच में बोलना कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरी जीप फाड़ के रख देते तुम लोग। तो यहां इस टीम के अंदर, और हाँ ये सारा और ये पूनम ये भी किसी में नहीं है, इनकी भी कल काबिलियत दिखाई दे गई और ये दोनों जब उसमें चार्जशीट में आ गई तो इनके भी गुर्दे छिल गए। खैर ये एपिसोड जब स्टार्ट होता है वही डेली रूटीन वगैरह, तो हम यहां पर देखते हैं कि जो नई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आई हैं, अज़मा द छोटी बहू, द बटकी सबसे छोटी, लेकिन उसका दिमाग कितना तेज है। और अब ये देखिए कि एमटीवी के लौंडे लपाड़िया किस कदर बाहर से मेकर्स इनको अच्छे से ट्यूशन दे करके भेजते हैं। अब यहां पर मैंने अज़मा को 1.5 फुटिया बोला, इस अज़मा को घर के अंदर लोग छुटकी बोल रहे हैं, 1.5 फुटिया 4 फुटिया भी बोल रहे हैं। हो सकता है, हो क्या सकता है, उसने तो बोला भी जब मंदाना करीमी ने उसको बोला कि देयर इज अ डिफरेंस, हमारी हाइट में हम तुमसे बहुत ऊपर है, तो वो बोली कि तुम लोग मेरे को बॉडी शेम कर रहे हो, ये करो वो करो। बॉडी शेम आपको किया गया है, लेकिन आपकी हरकतें देखें तो आपको बॉडी शेम के साथ पता नहीं कितने कितने और शेम किए जाने चाहिए। आप अगर आई हो, आपको पता है कि आपकी हाइट कम है, लोग उसका मजाक बनाएंगे, लेकिन आप काम भी तो ऐसे करिए कि आपका मजाक बने और आप किसी तरह की सिंपैथी आपको ना दी जाए। आप आई हो बाहर से, आपको मेकर्स ने बता दिया कि आपको किसको टारगेट करना है, आप आते से ही अंजलि को टारगेट कर रहे हो। और यहां पर शिवम जो कि आपके साथ किसी एमटीवी के लुखे शो में रहा होगा तो वहां से आप शिवम को जानते हो, शिवम है ब्लू टीम के अंदर, लेकिन अज़मा ब्लू टीम की अंजलि को टारगेट करती है। वो पूछती सुन उसकी कुछ टॉवल वगैरह देना मेरे को, मैं उसको टॉवल से पोछा लगाऊंगी। यहां से एक तरह की लड़ाई की शुरुआत तो अज़मा खुद करती है। पहले वो अंजलि का टॉवल मांगती है, फिर उस टॉवल से सफाई के नारे के नाम पर, हाइजीन के नारे के नाम पर वो वॉशरूम एरिया में, टॉयलेट एरिया में पोछा लगाना शुरू कर देती है। अंजलि को अली के थ्रू पता चलता है, अंजलि जाती है तो वो आर्ग्यूमेंट नहीं करती है, वो बोलती है ठीक है अच्छा है, सफाई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो थोड़ा पास आने की कोशिश करती है। तो अज़मा वो जो गंदा टॉवल जो पोछा लगा रही थी वो उसके मुंह पर फेंकने की कोशिश करती है, जहां मंदाना भी आ जाती है और मंदाना उसको अंजलि को बोलती भी कि तुम इसके मुंह मत लगो, इसका लेवल तो वैसे भी हमसे काफी नीचे है, काफी छोटी है, ये है वो है, इसको इग्नोर करो, इसे हमारे लेवल पर आने में काफी टाइम लगेगा। तो वो ये अज़मा बोलने लगती है कि भैया मेरी बॉडी शेम कर रहे हो, ये करो वो करो। तो यहां पर आप देखें कि कैसे ये लोग चित भी अपनी पट भी अपनी चलाते हैं, एमटीवी के लौंडे लपाड़िया। और अगर आप बिग बॉस को भी याद करें तो बिग बॉस में हम देखा करते थे विकास गुप्ता कभी वो शिल्पा शिंदे के कपड़े सूटकेस पूल में फेंक देता था, कभी अर्शी को खुद को उठाकर पूल में फेंक देता था। और ऐसे लोगों को लोग मास्टरमाइंड बोल देते हैं, जबकि ये नल्ले लोग हैं जिनको बाहर से मेकर्स एक लाइसेंस दे करके भेजते कि तू ये करना, तू वो करना। और हमने देखा कि बिग बॉस 15 के अंदर ईयरपीस भी दिए गए थे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर इन लोगों को ईयरपीस दिए गए हों या फिर इंस्ट्रक्शंस इन्हें दी जा रही हों। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि पायल रोहातगी खुद इसको अज़मा को जस्टिफाई करती हैं, सपोर्ट करती हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अज़मा जो है वो अंजलि की दुश्मन, पायल भी अंजलि की दुश्मन, तो इन्हें पायल को मजे आ रहे थे। चेतन भी बहुत ज्यादा जस्टिफाई कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था।
तो मैं समझ रहा हूं कि कंगना रनावत को इस तरह के सवाल वीकेंड पर पूछने चाहिए कि पायल, क्या हो अगर आपके कपड़े उठाकर कोई फेंक दे या आपके कीमती कपड़ों को कोई पोछा बना दे। चेतन, अगर आपके कपड़ों से कोई पोछा लगाएगा या आपके कपड़े कोई डिस्ट्रॉय कर देगा, तब भी क्या आप ऐसे ही हंसेंगे, ऐसे ही मजे लेंगे? तब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं। हालांकि यहां पर अंजलि ने कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट किया नहीं, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि कई बार ना ईंट का जवाब पत्थर से दे देना चाहिए और सांप फन फैला इसके पहले उस फन को कुचल देना चाहिए। हालांकि अंजलि ने, मुनव्वर ने, केवी ने उसको इग्नोर करने का ज्यादा सोचा, बट अगर उस परिस्थिति में मैं होता तो मैं क्या करता, ये शायद अजमा या उसके खानदान वाले भी मतलब इमेजिन नहीं कर पाते। घर के अंदर एक स्मोकिंग रूम है, घर के अंदर किचन भी है, एक भी कपड़ा ना छोड़ता, इसका सारे कपड़े जला के राख कर देता। जो होता वो देखा जाता, चाहे उसके डिजाइनर कपड़े हो, चाहे शूज रहे हो, चाहे चप्पल रहे हो, चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे मेकअप का सामान, ज्वेलरी, कुछ भी होता, सबको मैं डिस्ट्रॉय करके छोड़ता, एक भी चीज न छोड़ता, ताकि इसको एक अंदाजा मिल जाता कि गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। नेक्स्ट टाइम वो पंगा लेने के बारे में सोचती भी नहीं। लेकिन ये मेरा फलसफा है, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने में ज्यादा बिलीव करता हूं। अच्छा हूं तब तक अच्छा रहने दो, अगर आप मेरे को छेड़ोगे तो तुम्हारे घर तक जाऊंगा तुमको छोड़ते हुए, और अच्छे से छोड़ के आऊंगा ताकि दोबारा वापस ना आ पाओ। खैर, ये मेरा अंदाज है और मेरा अंदाज कुछ अलग ही रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक न्यूज भी फ्लैश होती है कि डीजल, पेट्रोल और वो रसोई गैस महंगी हो गई है। इसके ऊपर पायल जस्टिफिकेशन देती है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने वाले हैं। मुनव्वर अपने अलग लॉजिक देता है कि ईवी को अगर लाना है तो पेट्रोल व्हीकल्स क्यों चल रहे हैं, पेट्रोल को ही बैन कर दो, महंगाई बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। वहीं केवी वगैरह ये बोलते हैं कि गैस पाइपलाइन भी आ रही है तो 300 रुपए में पड़ता है। सबके अपने अपने लॉजिक है। इस तरह की डिबेट काफी अच्छी लगती है। यहाँ ये बात भी चेतन भी कहता है कि भाई वो जो वॉर हो रहा है इसके ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर पायल रोहत की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात कर रही थी, उसकी बजाय वो और भी चीजें कह सकती थी, डिमांड एंड सप्लाई की। ये जो बड़े बड़े भाषण देती ना पायल रोहत की सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ डिमांड सप्लाई की बात कर सकती थी। लाइफस्टाइल चेंज हुई, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है लोगों की। और ये जो डीजल पेट्रोल की जो बात कर रहा था मुनव्वर की, डीजल महंगा हो तो सब महंगा होगा, सब कुछ महंगा होगा। भैया हम तो ये महंगाई कब से देखते आ रहे हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली, 3 भाई 2 बहन, कैसे वहां तब भी महंगाई थी, महंगाई कोई आज तो हुई नहीं है। तो मिडिल क्लास आदमी को हर चीज एडजस्ट करने की आदत होती है। यहां पर इस तरीके से बात करती तो शायद ज्यादा लॉजिकल लगता कि डिमांड एंड सप्लाई की बात है, लाइफस्टाइल चेंज हुई है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है। आपको अगर वो महंगा लग रहा है तो चीजों को एडजस्ट करना सीखो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। आप हर जगह बाइक से निकलते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, साइकिल से जाओ, जो चीजें जरूरी नहीं है उन चीजों पर खर्चा कम करो, अपना बजट इस तरीके से बैलेंस करो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप ले सको, और जो खामखा का जो खर्चा करते हो, जैसे कि मूवी देखने जाते हो या फिर शोशाबाजी करते हो, या फिर 2 मिनट की दूरी पर भी जाना तो आप बाइक लेकर के जाओगे, स्कूटी लेकर के जाओगे, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा साइकिलिंग करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। एडजस्ट करना मिडिल क्लास आदमी की फितरत में रहा है, और हमने तो अपने घर परिवार में यही सीखा है। हमारे जो दादाजी थे वो भी बोला करते थे महंगाई है, हमारे पिताजी भी बोला करते थे महंगाई है, और अब हम भी कह रहे हैं कि महंगाई है। तो महंगाई तो हमेशा से रही है और आगे और रहेगी। अब हम कितना भी बोल लें, सरकारें अपने हिसाब से रूल्स वगैरह और ये प्राइजेस कम ज्यादा करती हैं, लेकिन हमें कैसे मैनेज करना है ये हमारे हाथ में होता है, और ये हमने अपने परिवार से सीखा है। जो चीजें आवश्यक नहीं है उन पर बिल्कुल 1 पैसा खर्च मत करो। एंड देखा जाए तो ये सिर्फ नजरिए का फर्क है। और जैसे कि हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते ही हैं कि तारक मेहता कहते हैं कि प्रॉब्लम तो हर जगह है, दिक्कत हर जगह है, लेकिन अगर आपका देखने का नजरिया है तो आप आपदा को भी अवसर बना सकते हो, या फिर प्रॉब्लम में भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो ये नजरिए की बात है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। मुनव्वर कह रहा था कि हर चीज महंगी होती है। गांव देहात के लोग ट्रैक्टर से करते हैं हल, और वो जो बैल वगैरह लगा के खेती करते थे वो तो सब बंद हो चुका है। तो ट्रैक्टर का इस्तेमाल सब जगह हो रहा है, लाइफस्टाइल सबकी चेंज हुई है। तो चीजों को एक बड़े लेवल से देखें तो परचेसिंग पावर लोगों की चेंज हुई है, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हुई है। इस चीज को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। आज गांव देहात में भी लोगों के पास स्मार्टफोन है, 4G इस्तेमाल करें, घर घर में एलईडी एलसीडी लग चुकी है। महंगाई का और ये बेरोजगारी वगैरह इन सब का रोना तो 70 साल पहले भी था, 70 साल बाद भी है। हमें इन सब के बीच में अपनी लाइफ को एडजस्ट करके चलना है, ये मेरा नजरिया है, और ये नजरिया मैं स्पष्ट तौर से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। खैर, हो गई बहुत ज्यादा महंगाई पे चर्चा, आ जाते हैं वापस से एपिसोड के अंदर। जेलर वगैरह आ जाता है और बोलता है कि भैया सारा को एक सीक्रेट टास्क दी गई थी। ये अपने कल के रिव्यू में मैंने बोला भी कि टास्क दी गई थी सारा को, लेकिन सारा से अकेले कुछ होता है नहीं। तो वो केवी और मुनव्वर के थ्रू
ये टास्क करती हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने कर ली। अब यहां देखिए प्री मैच्योर सेलिब्रेशन, या वो जेलर एक डायलॉग बोलता है तो टीम ब्लू उछलने लगती है कि वाह वाह हमने टास्क कर ली, वहीं कुछ और बोलता है तो टीम ऑरेंज उछलने लगती है, वाह 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 मजा आ गया मजा आ गया। तो यहां पर ये टीवी इंडस्ट्री के या अपनी अपनी फील्ड के बड़े बड़े ये एक्सपीरियंस होल्डर एकदम नादान परिंदों की तरह बिहेव करते हैं। तो जो सारा की जो टास्क थी वो तो वो कर नहीं पाती है, टास्क को सीक्रेट नहीं रख पाई। ऑल्दो इनकी जो टीम थी, अब चूंकि ये टास्क सारा की थी लेकिन सारा ने कुछ नहीं करा, मुनव्वर कीवी ने करा जो करा, तो यहां पर ये जो मंदाना और ये आजमा है ये टीम ऑरेंज में जाने का फैसला कर लेते हैं और इनके जाते से ही मरी हुई ऑरेंज टीम के अंदर एक सडन लाइफलाइन पैदा हो जाती है। हालांकि एक पावर कार्ड भी था इनके पास, तो मंदाना अपने पावर कार्ड का इस्तेमाल करके किसको, सारा को नॉमिनेट कर देती है चार्जशीट के लिए, और ये आजमा का पावर कार्ड ये छुपा लेती है पूनम पांडे। लेकिन पूनम पांडे माय डियर सिस्टर ने वो किचन एरिया में कार्ड छुपाया था, जो कि अली और ये चेतन ढूंढ लेते हैं और ये आजमा आती है। ये है छोटी लेकिन बहुत ज्यादा बोलती, बकर बकर बकर, ये अंजलि कैंची कर 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 करती, ये तो उससे भी बड़ी कड़ 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 कड़, बहुत इरिटेटिंग आवाज भी है छोटी लेकिन बाप रे बाप ओवर कॉन्फिडेंस देखो भाई, हद से ज्यादा, आई थिंक हिमालय को टच करेगा इतना ओवर कॉन्फिडेंस है इस 1.5 फुटिया के अंदर। खैर अजमा अपना पावर कार्ड इस्तेमाल करे, इसके पहले ये लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं स्मोकिंग एरिया में, और आपको पहले से ही पता है कि स्मोकिंग रूम में एक से ज्यादा लोग रहते तो पनिशमेंट मिलती है, लेकिन उसके बावजूद ये सब स्मोकिंग रूम के आसपास ही मीटिंग करते हैं, तय करते हैं कि किसको नॉमिनेशन में डालना, चार्जशीट में डालना, तो ये पूनम पांडे को डालते हैं। भाई पूनम और सारा के तो गुर्दे छिल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तो यहीं से टीम ब्लू जो है वो एक अलग ही आइसोलेशन मोड में चली जाती है, उनकी एनर्जी जो कि अब तक काफी अच्छी थी वो एकदम डल हो जाती है, और टीम ऑरेंज जो कि एकदम मरी हुई अवस्था में थी उनके अंदर सडन एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार हो जाता है और अत्याचारी एरिना में ये लोग पहुंच जाते हैं जहां करण द कुंद्रा आता है। करण द कुंद्रा जो कि जेलर बना है, ये यहाँ पे वो रिस्ट बैंड ग्लव्स वगैरह ऐसे डाल के आता है जैसे कि ओलंपिक में जा रहा हो मीराबाई चानू को कंपटीशन देने, वो पावर लिफ्टिंग वगैरह जो करते हैं ना, एकदम ग्लव्स और रिस्ट बैंड वगैरह डाल के, बालों में जेल डाल के, इतना ये कूल बन रहा था। और ये जो कंटेस्टेंट को अब्यूज करता है ये करण द कुंद्रा, हमने सबने देखा है बिग बॉस के अंदर ये साला हगोड़ा हगा रहता था, कोई टास्क पल्ले नहीं पड़ती थी, लेकिन यहां पर इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है हमको समझ में आता है कि तुम यहां जेलर की एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन ये एक्टिंग नहीं, ये ओवर एक्टिंग लग रही है। और ताज्जुब की बात है कि ये जो कंटेस्टेंट है पायल रोहतगी जैसे, जो कि होस्ट कंगना से भिड़ जाते हैं, लेकिन करण कुंद्रा को कोई इसकी औकात नहीं दिखा पा रहा कि साले हगोड़े, अभी देखा तेरे को 4 दिन पहले वो बिग बॉस के अंदर, साले तू चूतिया था, तो हमको बोलता है यू फकिंग एसोल, ये वो, इफ आई एम टॉकिंग यू हैव टू लिसन। तो इस तरीके से ये जो करण कुंद्रा कंटेस्टेंट को अब्यूज कर रहा है और दादागिरी दिखा रहा है और हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसके ऊपर करण कुंद्रा के मुंह पर क्या कोई पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोल पा रहा कि साला अभी बिग बॉस के अंदर हक के आया था, साला उसका तेजा का पालतू पिल्ला बना, यहां देखो कैसी ओवर एक्टिंग कर रहा है। इस तरह की बातें होनी चाहिए लेकिन कोई कर नहीं रहा है, मे बी टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, बट कॉन्ट्रैक्ट तो कंगना के साथ आर्ग्यूमेंट करते टाइम भी लागू होना चाहिए ना, जैसे पायल रोहतगी आर्ग्यूमेंट कर लेती है। तो यहां पर पता नहीं लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं अगर उस परिस्थिति में होता तो डेफिनेटली ये सब करता, फिर चाहे जो होता वो बात की बात होती। खैर मैं वहां हूं नहीं, मैं तो बाहर हूं, तो मैं बाहर की बात करता हूं, बाहर से जो मैं देख रहा हूं। तो करण कुंद्रा काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था। अब यहां पर ये पट्ट से हेडशॉट वाला एक टास्क था जहां पर 5-5 प्लेयर्स खेलेंगे। अब आप ये देखिए कि ये जो टास्क थी, इस टास्क में शिवम अलग अड़ जाता है, मुनव्वर हर चीज में लीड करता है। तो मुनव्वर जैसे यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाता है तो शिवम के घुर्दे चिल जाते हैं, मुनव्वर ऐसे मत बात कर, ऐसे मत बात कर, ये वो। तो इनके जो ईगो क्लैशेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इस टास्क के अंदर मुनव्वर और ये केवी को प्लान करने का कोई मौका ही नहीं मिला। वही टीम ऑरेंज थोड़ा स्लो चल रही थी, वो अपने 5 प्लेयर पिक नहीं कर पा रही, तो करण कुंद्रा आता है, यू फकिंग, तुम लोगों ने सुना नहीं, ये वो, चलो मैं डिसाइड करूंगा तुम लोग क्या हो क्या नहीं हो, 5 लोग कौन होंगे मैं डिसाइड करूंगा। तो करण कुंद्रा अपने हिसाब से उन 5 लोगों को पिक कर लेता है। अब ये जितने कंटेस्टेंट हैं ये सब अपने सिर पर एक हेलमेट बांधे के, उसके ऊपर वो ताकाशी कासल जैसी ये टास्क थी, एक वो प्लास्टिक का या कुछ कागज का आपकी खोपड़ी के ऊपर बंधा है, सामने वाली टीम आपको मारेगी, आपकी टीम का एक स्टार प्लेयर है, अगर उसके सिर पे जो ताज जैसा कुछ बना है वो उस पर अगर बॉल लग जाती है और वो प्लास्टिक फट जाती है तो आप हार जाओगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि टीम ब्लू अपनी स्टार प्लेयर चुनता है अंजलि को, और वहां पर टीम ऑरेंज अपनी स्टार प्लेयर चुनती है आजमा को, जो कि हाइट में बहुत छोटी है। अब यहां पर ये दिमाग काम आता है भैया, ये अंजलि जो कि अब तक झुंड में चल के काफी ज्यादा खुद को बहुत डेढ़ शानी समझ रही थी, और कैसे यहां पर पोपट करा लिया अपना, फिर बाद में वॉशरूम में इसकी बहन, ये भी मतलब गाली गलौज वाले मोड में आ ही जाने वाले हैं। खैर यहां
पर मुनव्वर और इसका शिव का आर्गुमेंट होता है और यहां पर हम देखते हैं कि सामने वाली टीम से अली जो रहता ना उसके निशाने बहुत तगड़े रहते हैं। वो आई थिंक पहले मुनव्वर के सिर पे जो रहता है उसको फाड़ देता है। इधर से शिवम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसका एक भी निशाना नहीं लगता, केवी का एक भी निशाना नहीं लगता। ये टास्क मैंने लाइव भी देखी थी और मैंने देखा था कि इस टास्क के दौरान ऑरेंज टीम ने काफी बार अपनी जो ऑरेंज लाइन थी वो पार कर ली थी, तो वो टीम काफी बार फ्रीज हुई थी। अब फ्रीज अवस्था में भी केवी कई बार कैच कर लेता है बॉल को। एक रूल ये भी था कि सामने वाले अगर आपको बॉल से मार रहे हैं और अगर आप वो बॉल कैच कर लेते हो तो सामने वाली टीम फ्रीज हो जाएगी। तो मैंने लाइव में देखा था कि केवी ने काफी बार सामने वाली टीम जब फ्रीज थी तब केवी थ्रो करता है, एक भी निशाना नहीं लगता है। वही दूसरी टीम से हम देखते हैं तो अली जो रहता है उसके काफी ज्यादा निशाने एकदम या तो टारगेट पे रहते हैं या टारगेट के मोरलेस पास से निकल जाते हैं। वहीं ब्लू टीम की तरफ से इकलौता टारगेट या इकलौता निशाना जो मारता है वो मुनव्वर ही मारता, जो कि साइशा के सिर पे लगा हुआ वो जो कागज था वो फाड़ देता है। तो यहां पर अली का एक दमदार थ्रो आता है और वो जो अंजलि जो कि इनकी ब्लू टीम की स्टार थी उसके सिर पे जो क्या था, क्राउन था जो भी था, उसको फाड़ देता है। तो यहां पर ऑरेंज टीम जो है वो जीत जाती है। और फिर जो शुरू होता है टीम ब्लू का आत्ममंथन कहिए, पोस्टमार्टम कहिए, विधवा विलाप कहिए, रोना धोना कहिए, इनके गुर्दे छिल जाते हैं। पहली हार और पहली ही हार में ये सब बौखला जाते हैं। इस करारी हार से जो टीम ब्लू के गुर्दे छिल गए हैं, उन छिले हुए गुर्दों के ऊपर नमक, काली मिर्च, जीरा वगैरह सब तड़का मारने के लिए वो आजमा भी आ जाती है। उसकी आवाज बड़ी इरिटेटिंग है। सो आई थॉट कि आप लोगों को थोड़ा सा बोलो, हमें वीक मत समझना, हम वीक नहीं है, तुम हार गई हो। अरे अलग तरह की उसकी तो शायद मिमिक्री भी ढंग से नहीं कर पाऊं, इसी घटिया लेवल की उसकी आवाज है। तो यहाँ मुनव्वर काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, वो वॉशरूम में जाता भी है और रोने भी लगता है। और पायल बोलती, मुनव्वर मैं बाहर खड़ी हूं, क्या मैं वॉशरूम के अंदर आ जाऊं? इफ यू अलाउ मी। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, यू कैन शेयर विथ मी। बाहर जाकर सब बता देती है तो सब लोग बोलने लगते हैं, चेतन वगैरह की सब ड्रामा कर रहा है, जेन्युइन नहीं है, वो फेक है, वो ये है, वो अगले दिन झोल रूम में जाना है, उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, जब मुनव्वर को सबसे पहले वो डेयरिंगबाजी वाली टास्क मिली थी गर्दे फाड़ने वाली, उसने यही इमोशनल अत्याचार किया था। तो पहले टास्क में जो उसने लोगों को बेवकूफ बनाया तो सबके मन में वो इंप्रेशन है। और मैंने कहा भी था, शेर वाली कहानी का किस्सा सुनाया था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, तो वही चीज़ है। अब अगर मुनव्वर वाकई में रो भी रहा होगा तो लोग यही समझेंगे कि एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर इनके छिले हुए गुर्दे इस टीम के काफ़ी ज़्यादा निकल के बाहर आ जाते हैं। शिवम आर्गुमेंट भी करता है कि मैं किसी के बाप की सुनने नहीं आया हूँ, मैं बूम बाम हूँ, मैं फाड़ कर रख दूंगा, अंजलि को ब्लेंडर कर दी, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, वो डब्बे वाली वो चकली वाली टास्क में सबने मेरे पे बिल फाड़ दिया, आज अंजलि पे कोई कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। शिवम का कहना सही है, अंजलि कुछ खास कंट्रीब्यूशन देती है नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए, वो एक स्टार प्लेयर का टैग उसे दे दिया गया, वो झुक सकती थी, इधर उधर हो सकती थी, बचने की कोशिश कर सकती थी, करा क्या, झुंड में चलती है और फिर खुद को 30 मार का समझने लगती है। ओए सुन मेरी बात, ओए सुन मेरी बात, ये वो, इसकी आवाज भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। खैर यहाँ पूनम पांडे रोती रहती है, वॉशरूम के अंदर बंद हो जाती है, वही उसमें आ चुकी है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, चार्जशीट में आ चुकी है, सारा भी आ चुकी है। और ये पूनम पांडे वॉशरूम के अंदर बंद जब रहती है तो सारा से बोलती है कि समवन टोल्ड मी आई एम नॉट ब्यूटीफुल, सारा कुछ ऐसा बोलती है, प्लीज आप रो मत, बहुत खूबसूरत हो। तो पूनम पांडे बोलती, नो आई एम नॉट, समवन टोल्ड मी आई एम नॉट लुकिंग ग्रेट, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, माय सिस्टर। और शिवम बाहर से सुनता रहता सारी बातें। वैसे हम पूनम पांडे, तुम कहीं से कहीं तक खूबसूरत हो नहीं, ये एक फैक्ट है। और तुमको जब हम देखते हैं अपनी वो भूतनी जैसे बालों में तो हमको उल्टी आ जाती है। तुम्हारे ठरकी फैंस को तुम वो सिडक्टिव वगैरह लगती होगी, लेकिन तुमको देखकर हमारे मन में वही फीलिंग आती है जो हम साइशा को देखते हैं, ये फीलिंग आती है। तुम कहीं से कहीं तक खूबसूरत हो नहीं, तुम अपने जहन में मानो, हर कोई अपने आप को खूबसूरत समझता है, लेकिन पूनम पांडे तुम कभी खूबसूरत नहीं लगती हो। तो तुम्हें जिसने भी ये चीज बोला कि तुम खूबसूरत नहीं हो, उसने 100% सच ही कहा है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।